नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति सिंह। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने दिए आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश। $365 दिन काम के सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को हाई कोर्ट की मंजूरी, वकीलों ने जताई नाराजगी। सशक्त हो और एकल नारी जैसे नारों के साथ महिला सशक्तिकरण दिवस कार्यक्रम की शुरुआत, मंत्री से मिलकर समस्याओं से करवाया रूबरू। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश के समस्त राज्य के चिकित्सा संस्थाओं में स्थित आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के दिए निर्देश। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ट्रोमा को जोड़कर अलग से आपातकालीन चिकित्सा संकाय गठित कर आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। राठौड़ सोमवार को स्वास्थ्य भवन सभागार में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य एवं अस्पतालों के अधीक्षकों एवं संबंधित अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समस्त चिकित्सा संस्थाओं में साफ सफाई की पुख्ता व्यवस्था करने के साथ ही चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों की निर्धारित समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। चिकित्सा मंत्री ने बजट के प्रावधानों को समय पर पूर्ण उपयोग करने के साथ ही चिकित्सा संस्थाओं में चल रहे निर्माण कार्यों पर कड़ी नजर रखने उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। निशुल्क दवा एवं निशुल्क जांच योजना की विस्तार से समीक्षा की एवं दवाइयों की आपूर्ति पर नियमित निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए। आज ये निश्चय किया गया कि जो MOU हुआ है सरकार के बीच में निजी चिकित्सालयों के बीच में, उस MOU के मुताबिक निजी चिकित्सालय काम करे, इसके लिए आज हुआ है। साफ सफाई से लेकर चिकित्सालय में 100% समय पर उपस्थिति रहे, इसके बारे में सब लोगों को कठोर निर्देश दिए गए हैं। पिछली सरकार ने जो घोषणाएं की थी, जो बजट अनाउंसमेंट किए थे, उसमें जो काम अब तक किसी न किसी कांड से प्रारंभ नहीं हो सके, उन सारे कामों को हम प्रारंभ करेंगे। उन सारी जन सुविधा से जुड़ी हुई जो पिछली सरकार की घोषणाएं, उनको भी हम लागू करेंगे। और इंटर्नशिप में करने वाले चिकित्सक जो लगभग चिकित्सालय में नए के बराबर आते हैं, वो चिकित्सालय में आए। इंटर्नशिप का मतलब है कि वो प्रैक्टिकली डॉक्टर बनने के बाद, MBBS करने के बाद कुछ सीखें। उनको भी हमने एक नया मॉड्यूल तैयार किया गया है ताकि वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे। आपातकालीन सेवाओं की अलग से फैकल्टी हो, इमरजेंसी फैकल्टी के रूप में काम करें, इसके लिए सिद्धांत हमने निर्णय लिया है। उसको सभी मेडिकल कॉलेज में लागू करने के लिए आगामी बजट के अंदर उसका प्रावधान करेंगे। रिक्त पदों को भरने के लिए, रिटायर्ड लोगों को पे माइनस पेंशन पर नियुक्ति देने के लिए सिद्धांत निर्णय लिया है, उसको लागू करने के लिए काम करेंगे। 365 दिन काम के सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को गुरुवार को हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने मंजूरी दे दी, जिसके चलते वकीलों ने आधे दिन की हड़ताल की थी। इस बात से सेशन कोर्ट के वकील नाराज दिख रहे हैं और आज अपनी नाराजगी सांकेतिक कार्य बहिष्कार के रूप में दिखा रहे हैं। बार एसोसिएशन सेशन कोर्ट में वकीलों का आज जमावड़ा लगा हुआ है। बार में महासचिव संजय व्यास ने बताया कि सेशन कोर्ट में जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है। कोर्ट में किसी भी प्रकार की सहूलियत नहीं है। 365 दिन का जो प्रस्ताव लाए, जो लेटर था, उसमें स्पष्ट था कि किसी भी जज की छुट्टियां कम नहीं की जाएंगी। सिर्फ उनको सितंबर तक अपना छुट्टियों का आगामी वर्ष का कैलेंडर तय करना है। उनको जितना 210, अगर हाईकोर्ट जज को 210 दिन काम करना है तो 210 दिन करेंगे, और उसमें भी जो छुट्टियां उनको या नॉन सिटिंग मिलती है वो मिलेंगी। तो कुल मिला के 180 दिन से ज्यादा वो नहीं बैठेंगे। लोअर कोर्ट में जुडिशियल ऑफिसर्स 240 दिन से ज्यादा नहीं बैठेंगे, उसमें भी जो उनकी छुट्टियां होंगी वो कटेंगी। सिर्फ उनको अपना कैलेंडर तय करना है। अगर किसी जज साहब को मंगलवार नहीं बैठना है तो वो अपनी लिख के भेज दे, मंगलवार को छुट्टी रखूंगा, जिस तरह बाजार बंद होते हैं, और वो संडे को बैठ जाएंगे। सवाल इसमें इतना खड़ा होता है कि अगर आपकी मनसा ठीक थी, अगर आप काम करना चाहते थे, तो सबसे पहले अपने घर में झांकते, खुद 365 दिन बैठने का मादा दिखाते। 365 दिन अदालतें चलनी चाहिए, वो सिर्फ अधिवक्ताओं के ऊपर थोपा जाने वाला एक प्रस्ताव है। उसमें न्यायपालिका कहीं से भी कोई भी हमारे को योगदान नज़र नहीं आ रहा है, और खासकर आम और भोली वाली जो जनता है उसको भ्रमित करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। क्योंकि जब तक कोर्टें खाली है, न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जा रही है, कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं है, कर्मचारी 2-2, 3-3 कोर्स का काम संभाल रहे हैं, वकीलों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है काम करने के लिए, तो 365 दिन का काम
लगातार करना किसी भी अधिवक्ता के लिए, किसी भी कर्मचारी के लिए संभव ही नहीं हो पाएगा। खादी संस्थाओं में कार्यरत खादी क्षेत्र के हजारों खादी कामगार बेरोजगार हो गए हैं, जिसके पास कोई काम नहीं बचा। इसको लेकर खादी और ग्रामोद्योग संस्था संघ बजाज नगर में अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग की संस्था संघ के मंत्री राजेंद्र भंडारी ने बताया कि मजदूरों की समस्याओं को लेकर आज से धरने पर बैठा हूं। उन्होंने कहा कि कामगार तथा संबंधित समस्याओं को लेकर न्यायालय की शरण में गए तो उनका काम बंद कर दिए जाने का आरोप लगाया। हमारी सबसे पहली मांग तो यह है कि इनको ये लगभग औसत 8 रुपये प्रतिदिन होता है केवल। हमारा सरकार से पहली मांग ये है कि सरकार जैसे केरल के अंदर वहाँ की सरकार न्यूनतम मजदूरी के बराबर सहायता प्रदान करती है, राजस्थान में भी और पूरे देश में भी सरकार इस मजदूरी में अपनी तरफ से सहायता प्रदान करे ताकि इन कामगारों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी जितना पैसा मिल सके। दूसरा, हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, झालावाड़ में लगभग 400 मजदूर या कामगार या खादी का काम करते थे। 4 साल से खाली इस आधार पर काम बंद कर दिया गया कि उन कामगारों ने और हम लोगों ने न्यायालय की शरण ली और उन्होंने एक असंवैधानिक सर्कुलर निकाल दिया कि जो लोग कोर्ट में जाएंगे उनका बजट नहीं करेंगे या काम नहीं देंगे, और उस आधार पर पूरे झालावाड़ जिले का खादी का काम बंद कर दिया गया। सशक्त हो और एकल नारी हम सब की है जिम्मेदारी के जोशपूर्ण नारे से एकल महिलाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम महिलाओं के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। देश की आधी आबादी हम महिलाएं हैं और महिलाएं किसी मायने में पुरुष से कम नहीं। राज्य सरकार द्वारा संचालित कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एकल महिलाओं से कोसों दूर है। किसी का राशन कार्ड नहीं बना तो किसी को कई महीनों से पेंशन का इंतजार है। कोई अपनी पहचान के लिए मोहताज है तो कोई अपने वांछित हकों के लिए। ऐसा ही कुछ दर्द लिए करीब 600 एकल महिलाएं आज जयपुर के उद्योग मैदानों में एकत्रित हुई। मौका था एकल महिलाओं की समस्याओं को लेकर एकल नारी शक्ति संगठन की ओर से आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का। महिलाओं ने शक्ति प्रदर्शन कर सरकार से अपने हकों की पुरजोर। एकल नारी शक्ति संगठन राजस्थान की एकल महिलाओं का संगठन जो प्रदेश के 33 जिलों के 137 ब्लॉक में एकल महिलाओं को संगठित कर उनके मुद्दों पर पिछले 14 वर्षों से कार्यरत है। प्रदेश में वर्तमान में संगठन के 45,000 करीब एकल महिला सदस्य हैं। महिलाओं ने मौके पर अपनी मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों से मिली व मंत्री को मिलकर अपनी समस्याओं से रूबरू करवाया। तो जो सशक्तिकरण किसी ने नहीं मनाया, तो हमने सोचा एकल नारी शक्ति संगठन के भी हम लोग भी 8 मार्च न मना के हम सशक्तिकरण दिवस मनाए और हमारा एकल नारी का हम सशक्तिकरण पूरे देश में मनाए। तो हम लोग ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पे हम लोग मनाते थे। और इस साल हमने सोचा कि हम लोग ग्राम स्तर और जिला स्तर पे मना रहे हैं, तो क्यों नहीं हम राजधानी पे मनाए और हम वहाँ जाए और हमारा सशक्तिकरण हम दिवस मनाए। आज हम लोग सब महिला सशक्तिकरण दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और महिला सशक्तिकरण दिवस का आज 11वां साल है और एकल नारी शक्ति संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और महिला सशक्तिकरण का मनाने का उद्देश्य यही कि हम महिलाएं किसी से कमजोर नहीं हैं और हम भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती हम महिलाओं के बिना। तो समाज अधूरा है महिलाओं के बिना, तो हम किसी भी मायने में कमजोर नहीं हैं। राजधानी में जयपुर में जेडीए द्वारा कराई गई कार्यवाही के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर निवासियों के मकान तोड़े गए। वहां के लोगों का कहना है कि बिना नोटिस के सूचना दिए हमारे मकान तोड़े हैं, जिसके चलते ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें घर नहीं मिलेगा वह प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिनको बिना नोटिस दिए उनके मकान तोड़े गए। वसुंधरा और मोदी ये बोलती है अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं तो कह रहा हूँ अच्छे दिन आने वाले नहीं, गरीबों के घर जाने वाले हैं, क्योंकि गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। आज 2 रोज से धरने पे बैठे शांतिपूर्वक कर रहे हैं काम। ये अपने घर तोड़ने देंगे, लेकिन पहले इनको मुआवजा दिया जाए, इनकी पहले सुनी जाए। नगर निगम वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ये भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए हैं। वसुंधरा मोदी कहती है अच्छे दिन आने वाले हैं, हमें नहीं लगता अच्छे दिन आने वाले हैं। बाकी गरीबों के घर जरूर जाने वाले हैं। आपने कोई कंप्लेंट की थी? हमने कंप्लेंट करी है, हम गए भी थे ओसवाल के वहाँ नगर निगम पे, हमें धुतकारा गया है, गेट बंद कर दिए गए हैं, हमें वापस भेजा गया है। आपका अगला कदम? हमारा अगला कदम ये है कि हम शांतिपूर्वक धरना देना चाहते हैं और
कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। उसके बाद अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम धरने पे आ जाएंगे और रोड पे आ जाएंगे। जयपुर में भारतीय स्टेट बैंक के तपोवन ट्रस्ट को एक एम्बुलेंस भेंट की है। जयपुर आई भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य ने ट्रस्ट सदस्य गोपाल पेटीवाल को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी भी मौजूद रहे। भट्टाचार्य ने बताया कि सामाजिक दायित्व निभाने के तहत एम्बुलेंस भेंट की गई है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। इस एम्बुलेंस में चिकित्सा की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तपोवन ट्रस्ट आप लोगों को मालूम है बहुत जगह पे काम करते हैं, जो मेंटली चैलेंज्ड है उनके लिए काम करते हैं। ब्लड बैंक चलाते हैं। ब्लड बैंक में थैलेसीमिया पेशेंट्स जो है, बच्चे जो हैं, उनको मुफ्त में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की बंदोबस्त करते हैं। तो बहुत सारे नेक काम करते हैं। तो उसी के लिए हम लोग अपनी तरफ से छोटी सी एक मदद हम लोग करने की कोशिश की है। एक एम्बुलेंस हम लोग डोनेट किए हैं इधर, और हमारी इच्छा है कि उनकी जो जितने जो काम उन लोग कर रहे हैं उसमें हमारी ये मदद की कोई थोड़ा सा मायने रखे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। हमारी इच्छा सभी समय रहती है कि हम लोग सोसाइटी के बीच में काम करते हैं, तो जो सोसाइटी के अंदर हम लोग हैं उस सोसाइटी को कुछ वापस भी करना चाहिए। तो इसी के तौर में हम लोग अभी तक जितना हमारा मुनाफा होता है उसका 1% हम लोग CSR एक्टिविटी में खर्च करते आए हैं। आगे चल के कंपनीज एक्ट 2% कहती है, हम लोग कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं है, फिर भी हम लोग मानते हैं कि 2% करना ही उचित होगा। तो आगे चल के इसीलिए हमारी जो CSR एक्टिविटीज रहेंगी उसको हम लोग और बढ़ाने की प्रयास करें। भारतीय स्टेट बैंक समूह सामाजिक दायित्व के लिए अब ज्यादा राशि देगा। समूह के अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य ने इस बात के संकेत दिए हैं। भट्टाचार्य ने कहा है कि सामाजिक सरोकार सभी को निभाना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक भी इसको निभा रहा है, जिसके तहत पहले 1% राशि देता था, लेकिन अब 2% राशि इसके लिए देगा। जो W ग्लोबल हॉस्पिटल को एक एम्बुलेंस, बालिका स्कूल को एक बस और टाइगर वॉच के लिए रणथंभौर को एक रेस्क्यू वाहन भेंट किया। एक स्कूल बस दे रहे हैं, ये गर्ल्स स्कूल के लिए है और गांव की तरफ की स्कूल के लिए है, और एक ट्रक भी हम लोग दे रहे हैं, ये हमारी टाइगर रेस्क्यू के लिए व्हीकल दे रहे हैं हम लोग। और बाकी हम लोग ये मिड डे मील स्कीम जो चलाती है यहाँ पे, उनके लिए एक सोलर पावर्ड मशीन हम लोग दे रहे हैं। दिस इज बीइंग गिवन टू द अक्षय पात्र फाउंडेशन एंड तो यही चारों CSR आज हम लोग यहाँ पे करने के लिए आए थे। अभी तक तो जयपुर अपने हेरिटेज लुक और पर्यटन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यह शहर धार्मिक पर्यटन के लिए भी जगह बना रहा है। शहर को नई पहचान दिलाने वाला एक धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र का इन दिनों निर्माण चल रहा है। करीब 125 करोड़ की लागत से बनने वाला यह धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र 5 साल में बनकर तैयार होगा। देश के सबसे ऊंचे मंदिर में युवा वर्ग के लिए बहुत कुछ खास होगा। सर्वाधिक युवा आबादी वाले भारत देश में इस समय सभी की नजरें युवाओं पर है। कोई भी विकास होता है या परियोजनाएं बनती हैं तो युवाओं पर ही फोकस कर बनाई जाती हैं। ऐसी एक धार्मिक सांस्कृतिक परियोजनाओं की नींव भी युवाओं पर टिकी है। जी हां, जगतपुरा में बन रहे कृष्ण मूवमेंट धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण भी यूथ को फोकस कर किया जा रहा है। यह मंदिर अपने आप में विशाल और भव्य तो है ही, साथ में इसमें सारी सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं जो युवा पीढ़ी को आकर्षित करती हैं। कोशिश है कि इस मंदिर में एक सामाजिक, मंदिर के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों को भी जोड़े लोगों की, ताकि मंदिर जो है ये एक अभिन्न हिस्सा बन जाए लोगों के जीवन का। और इसके साथ साथ मंदिर में अनेक सामाजिक उत्थान कार्यक्रम, जैसे 4 चीज़ों पे हम जोर दे रहे हैं: मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स और इंटॉक्सिकेशन। ये ऐसे चीज़ें हैं जिसके कारण आज जो भी सामाजिक मूल्यों की क्षीणता हुई है, इन 4 चीज़ों के कारण हुई है। तो हमारे मंदिर में ये फोकस रहेगा कि जो भी आते हैं एटलीस्ट उनको इन चीज़ों की, इन बुराइयों के बारे में जागरूकता फैलाएं। तो इसके लिए हम बड़े बड़े कन्वेंशनल हॉल्स बना रहे हैं, अट्रैक्शंस बना रहे हैं, ताकि उसके एग्जीबिशन जैसा, जिसके गुजरते हुए वो देख सकते हैं कि
किन चीज़ों से क्या क्या बुराई फैल सकती है जब समाज में, और इससे हमको कैसे बचना चाहिए। यहाँ जगतपुरा में 20 मंजिल ऊंचाई का बहुत भव्य मंदिर जो कि श्री श्री राधा कृष्ण जी का रहेगा, उसका निर्माण कार्य चालू हो गया है। और इस मंदिर में सिर्फ मंदिर भी नहीं, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े ऑडिटोरियम, कन्वेंशन हॉल्स रहेंगे। और भागवत गीता, श्रीमद् भागवत पर द एक्सपो बोलते हैं, जहाँ पे डायरामास के थ्रू उनका भगवान की लीलाओं और भगवत गीता के ज्ञान का वर्णन रहेगा, जहाँ पे बच्चे, युवा सभी लोग आके सिर्फ दर्शन ना करें और साथ साथ इस अपने जो ज्ञान है भगवत गीता का, जो चकोटी का ज्ञान है, उसको भी अपने साथ में लाएं और जीवन में अपना के उसमें अपना जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने दिए आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश। $365 दिन काम के सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव को हाई कोर्ट की मंजूरी, वकीलों ने जताई नाराजगी। सशक्त हो और एकल नारी जैसे नारों के साथ महिला सशक्तिकरण दिवस कार्यक्रम की शुरुआत, मंत्री से मिलकर समस्याओं से करवाया रूबरू। शहर की हर खबर CTI पर, देखते रहिए CTI।